दोस्तों, मैं अरुण सौरभ आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो हमारा क्लास है, हमारी जो संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चल रहा है, जो श्रृंखला चल रही है, उसको लगातार करते हुए, कंटिन्यू करते हुए आज हम अगली क्लास ले रहे हैं। इस क्लास में हम लोग अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़ेंगे और इस क्लास में अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़ेंगे का मतलब है सिर्फ अनुच्छेद 4 के बारे में पढ़ेंगे। उससे संबंधित जो अन्य बातें हैं, जैसे स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन की प्रक्रियाएं हुई, जैसे देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय हुआ, कुछ अन्य क्षेत्रों का भी विलय हुआ, उसके बाद तार्किक आधारों पर भी राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 4 से ही नहीं बल्कि भाग 1 से जुड़े हुए हैं पूरी तरह से, तो इन पे भी चर्चा होगी, लेकिन आज सिर्फ अनुच्छेद 4 पे चर्चा होने वाली है। तो अनुच्छेद 4 में क्या है? अनुच्छेद 4 कहता है, इस बात को स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद और 2 और 3, अगर आर्टिकल 2 व 3 इसके बारे में बात करता है और कहता है कि यदि अनुच्छेद 2 और 3 में संसद किसी भी प्रकार का परिवर्तन करती है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करती है, किसी राज्य की स्थापना करती है या फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करती है, किसी राज्य क्षेत्र बढ़ाती है, किसी राज्य का राज्य क्षेत्र घटाती है, तो ऐसे में क्या करना होगा? तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किसी भी प्रकार का यदि संसद बदलाव करती है तो वो जो बदलाव होगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं होगा। 368 के अंतर्गत ये दोनों बदलाव और अनुच्छेद 2 और 3 में जो है वो नहीं आने वाला है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, अनुच्छेद 4 कहता है, अनुच्छेद 4 में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि यदि संसद अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि के द्वारा नए राज्यों की स्थापना या किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमा आदि में बदलाव करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची या चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन करती है, तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के अनुरूप संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यही बात हम लोगों ने किया। यदि किसी राज्य का नाम या सीमा या राज्य का गठन या फिर किसी राज्य के उसके क्षेत्र को कम करना या बढ़ाना, ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत होता है। 2 व 3 के अंतर्गत यदि संसद किसी प्रकार का संशोधन करती है तो वो क्या है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। अनुच्छेद 368 में क्या है? अब क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, तो हम लोग जब तक 368 नहीं पढ़ेंगे तब तक ये पूरी जो बात है ये हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग बढ़ेंगे अपने अनुच्छेद 368 की ओर। उससे पहले आप ये देख लीजिए, इसका जो अर्थ है अनुच्छेद 4 का पूरा एक सारांश है, वो यही है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा उन परिवर्तनों पर अनुच्छेद 368 में लिखी बातें लागू नहीं होंगी। जैसे ही हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 368 में लिखी बातें लागू नहीं होंगी, तो जब तक हम 368 अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सी बातें इस पे लागू नहीं हो रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 368 की ओर। गौरतलब है कि यह सुविधा सिर्फ पहले और चौथी अनुसूची में होने वाले परिवर्तन तक सीमित है। कौन सी सुविधा? यही सुविधा कि 368 में जो उपबंध हैं वो उपबंध इसमें नहीं लागू होंगे। किसमें? अनुच्छेद मतलब पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में होने वाले परिवर्तनों पर। पहली अनुसूची का संबंध राज्यों के नाम व क्षेत्रफल से है
जबकि चौथी अनुसूची में यह बताया गया है कि किसी राज्य का राज्य संघ राज्य क्षेत्र के पास राज्यसभा में कितने स्थान होंगे, मतलब राज्यसभा के सीटों का आवंटन क्या है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन या बंटवारा, राज्यसभा के सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है और पहली अनुसूची में है राज्यों का क्षेत्रफल से संबंधित सारी चीज़ें हैं। तो इन दोनों अनुसूचियों में अगर परिवर्तन किया जाता है तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ये नहीं आएगा। ठीक, तो अनुच्छेद 368 क्या है, देखिए अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है। तो पहले अनुच्छेद 368 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं 3 होती हैं भारतीय संविधान में, जो है 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? पहला जो होता है सामान्य बहुमत से होता है, सामान्य बहुमत, और दूसरा जो होता है विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत। दूसरा क्या होता है? विशेष बहुमत होता है। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है विशेष बहुमत, ये वाला, इसको मान लेते हैं हम, इसको इंडिकेट कर लेते हैं इससे, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, इंडिकेशन का हम लोग इसको मान लेते हैं ब्लैक, ये इंडिकेशन इसका हम लोग मान लेते हैं। तो क्योंकि जगह नहीं है इसलिए हम लोग जुगाड़ लगा रहे हैं। तो ये सॉरी ब्लैक कहाँ गया, ये ब्लैक है, ये प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन, 1/2 प्लस 1/2 प्लस, मतलब आधे से ज़्यादा राज्य क्या करेंगे, इसको अनुमोदित करेंगे, तब जाके इस प्रकार का संशोधन होगा। देखिए ये चीज़ें अभी आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिलेगा, अभी यहाँ पे समझ लीजिए कि संविधान संशोधन किस प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता, 3 प्रकार से होता है, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए। तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। तो अगर हम लोग जगह नहीं होने की वजह से अगर हम लोग इसको क्या मान लें, ए और इसको बी मान लें, तो हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। इसको समझने के लिए ए और बी मान के चलते हैं। याद रखिएगा, ए का मतलब विशेष बहुमत और बी का मतलब विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन। तो संविधान संशोधन जो है, हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। संविधान संशोधन तो कितने प्रकार का होता है? ये होता है सामान्य बहुमत, सामान्य, और एक होता है ए, एक होता है बी। ये चीज़ हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं ये जो दोनों है, ये वाला संशोधन, ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 368 देखिए, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, लेकिन उसमें लिखा गया है कि संविधान संशोधन यदि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत होता है तो विशेष बहुमत या फिर विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन वाला संशोधन होना चाहिए। तो जैसे ही हम कह रहे हैं कि अनुच्छेद 1 और 2 में जो परिवर्तन होगा वो 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हम लोग कह रहे हैं कि अनुच्छेद 1 मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, वो 368 के अंतर्गत
नहीं आएगा। इसमें ये निहित है कि वो इसके भी अंतर्गत नहीं आएगा, इसके भी अंतर्गत नहीं आएगा। इसका मतलब विशेष बहुमत के अंतर्गत भी नहीं आएगा और क्या होगा कि विशेष प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुमोदन वाले बहुमत में भी नहीं आएगा ये। तो बचा कौन? ये बचा सामान्य बहुमत। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अनुच्छेद 1 और 2, अनुच्छेद 1 व 2 में जो परिवर्तन होगा वो होगा सामान्य बहुमत से। बात आई समझ में? ठीक, इसी चीज़ को लिखा हुआ है हम लोगों ने, आगे देख लेते हैं। देखिए, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। 1 सामान्य बहुमत, 2 विशेष बहुमत, 3 विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन। हम लोगों ने देख लिया कि ये दोनों प्रकार के जो संशोधन हैं इनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। जैसे ही हम लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 1 और 2, 1 व 2 के अंतर्गत ये 368 अनुच्छेद नहीं आता। हम लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 1 और 2 में होने वाले परिवर्तनों पर जो अनुच्छेद 368 में लिखी गई बातें हैं वो लागू नहीं होती हैं। इसका मतलब कि अनुच्छेद 368 में ये बात लिखी है और ये बात लिखी है। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 1 और 2 पे ये लागू नहीं होता और ये लागू नहीं होता। इसका मतलब अनुच्छेद 1, 2 पर विशेष बहुमत लागू नहीं होता और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुमोदन वाला सिस्टम लागू नहीं होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अनुच्छेद 1 और 2 में जो परिवर्तन होता है वो होता है सामान्य बहुमत के सहारे। तो ये था अनुच्छेद 4 के बारे में, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा अपनी चर्चा कर लेते हैं जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे क्या पढ़ने हैं? जो देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन। क्या पढ़ेंगे? एकीकरण और पुनर्गठन। एकीकरण व पुनर्गठन। तो एकीकरण और पुनर्गठन हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। एकीकरण और पुनर्गठन के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ गया? पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे देशी रियासतों का एकीकरण, मतलब रियासतों का एकीकरण इसमें पढ़ेंगे हम लोग। रियासतों का एकीकरण। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय। तो यूरोपीय, इसको पतला कर देते हैं ताकि हम लोग लिख पाएँ और इसमें आ जाए। यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय के बाद कुछ अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय। अन्य क्षेत्रों का विलय। हम लोग भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब भारत इसमें अंडरस्टूड सा समझ लीजिए कि मतलब वो पहले से ही है। तो और तार्किक आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन। क्या है? तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये 4 बिंदुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। किस पे? ये 4 बिंदुओं पे आप देख लीजिए। पहला है देशी रियासतों का एकीकरण। देशी रियासतों का एकीकरण किस में हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता के बाद जो भारत में एकीकरण और पुनर्गठन हुआ उसके बारे में। उसके बाद यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय,
अन्य क्षेत्रों का विलय, उसके बाद तार्किक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हम लोग देखेंगे। तो जो देशी रियासतों का एकीकरण है, इसके बारे में हम लोग कहाँ पढ़ें, क्या पढ़ेंगे? देशी रियासतों का जो एकीकरण है उसमें हम लोग जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद वाला जो मैटर है, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीनों का जो एकीकरण करना था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीनों क्षेत्रों को कैसे भारत में मिलाया गया, इसके पीछे का क्या इतिहास था, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद यूरोपीय उपनिवेशों का भारत में विलय में हम लोग पढ़ेंगे पुर्तगाली उपनिवेशों का विलय। पहले पुर्तगालियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा पुर्तगाली क्षेत्र था जिसको भारत में लाया गया। पुर्तगालियों का जो क्षेत्र था उसको भारत में लाया गया, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे गोवा, दमन और दीव। इसमें गोवा, दमन व दीव ये पुर्तगाली क्षेत्र थे जिसको भारत में विलय किया गया। उसके बाद फ्रांसीसी उपनिवेशों का भारत में विलय, जैसे यनम, माहे और कराईकल, पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों को भारत में विलय किया गया। तो दूसरा जो होगा वो फ्रांसीसी क्षेत्रों का जो भारत में विलय किया गया उसके बारे में होगा। फ्रांसीसी, इसमें शामिल होंगे कि जो पुडुचेरी वाला क्षेत्र है, पुडुचेरी वाला, उसको भारत में कैसे विलय किया गया, जिसके अंतर्गत यनम, माहे और कराईकल भी शामिल हैं, इसको कैसे किया गया। उसके बाद कुछ अन्य देशों का भारत में विलय, जैसे कुछ अन्य देशों में, जैसे कौन सा, लक्षद्वीप हो गया, सिक्किम हो गया। तो इन क्षेत्रों को लक्षद्वीप, सिक्किम और इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन क्षेत्रों को भारत में कैसे लाया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद तार्किक आधारों पर कुछ राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बात करेंगे। तो तार्किक आधारों पर जो भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ, ऐसे क ख ग घ 4 राज्यों में, मतलब 4 भागों में बांटा गया राज्यों को। क में असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके रखा गया। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में लेके देशी रियासत, मतलब स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन, ये टॉपिक होगा हम लोगों का अगला। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।